Hello everyone, I'm Dr. Meenakshi. In continuation with the remedy hypersulfurous calcareum, today we will discuss about the particulars of the remedy. A quick revision with the last lecture about its physical generals. This remedy has a very hypersensitivity, oversensitivity towards the draft of the cold air. Very sensitive to the pain, external impression, टच, इन सब के लिए बहुत सेंसिटिव होता है पेशेंट. ज़रा सा टच भी पेशेंट के लिए बर्दाश्त नहीं होता, इतना सेंसिटिव है ये. हमने इसके फिजिकल एस्पेक्ट में, फिजिकल जनरल्स में पढ़ा था. नाउ अबाउट द पर्टिकुलर्स, यही सेंसिटिविटी जो है मेंटली फिजिकली बोथ वी विल सी इन पर्टिकुलर सिस्टम्स ऑल्सो. वहाँ पर ये कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्या सिम्टोमेटोलॉजी जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो सब हम अभी देखेंगे. So to start with this remedy, I want to quote a sentence by the Allens. He said that this remedy simulates the action of mercury in cases of liver and kidney diseases, with the calcarea remedy in cases of respiratory tract infection and suppurations, and sulfur in cases of skin. क्या मतलब है कि जो हेपोसल्फ रेमेडी है वो उसी तरह से वर्क करती है जैसे मरकरी लिवर और किडनी की पैथोलॉजीज में वर्क करेगी, कैल्केरिया जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, और सल्फर जो है स्किन के केसेस में जिस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है वो चीज़ हेपोसल्फ में भी देखी गई है. सो दिस रेमेडी हैज़ ऑल काइंड ऑफ डिस्चार्जेस वेरी ऑफेंसिव. जो इसके नेचुरल डिस्चार्जेस हैं, स्वेट है, यूरिन है, वो भी बहुत ऑफेंसिव होगी. एंड इवन अगर पैथोलॉजिकली डिस्चार्ज हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ऑफेंसिव, बिकॉज हमने देखा है कि दिस रेमेडी हैज़ अ सपुरेशन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. उस वजह से जो इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज के होने की वजह से यहाँ पर फाउल डिस्चार्जेस भी हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिस्टम दैट इज़ आई में एलेंस की नोट में लिखा है, इट इज सो टू टच, आई बॉल्स आर सो टू टच, पेन एज इफ दे वुड बी पुल्ड बैक. पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है जैसे उनकी आई बॉल्स पीछे की तरफ पुल बैक हो रही है, हेड के अंदर पुल किया जा रहा है उनको. इस तरीके का सेंसेशन डेवलप होता है जो कि ओलिएंडर और पैरेस क्वाड्रिफोलिया में भी देखा गया है. सो मोस्टली एनी काइंड ऑफ डिजीज हैज़ दिस काइंड ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी, बट जो पेरी ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया हर्पीस के केसेस में बहुत इस तरीके के पेशेंट्स ज़्यादातर इस तरीके के सिम्टम्स लेकर आते हैं. वेरी सीवियर पेन इन आई बॉल्स, वेरी सेंसिटिव टू टच. तो वहाँ पर क्लिनिकली हम देखेंगे, प्रैक्टिकली या बहुत अच्छा एप्लीकेशन है पेरी ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया के केसेस में हेपोसल्फ का. एंड ऑल्सो जब हमने पढ़ा है कि सप्यूरेशंस की टेंडेंसी है, इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज हैं यहाँ पर, तो कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो या लैक्राइमल सेक का इन्फेक्शन हो, इवन अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया, ये सारी पैथोलॉजीज जहाँ पर डिस्चार्जेस जो है येलो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है आई में, कॉर्नर ऑफ द आईज में जो डिस्चार्ज है दैट इज़ वेरी फाउल एंड येलोइश विथ वेरी पेनफुल आईज, सेंसिटिव टू टच. यहाँ पर हेपोसल्फ का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है. हमें जब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, इस ओवरऑल इसका थीम समझेंगे, देन वी कैन अप्लाई इन पर्टिकुलर, या इसकी जो पर्टिकुलर सिम्टोमेटोलॉजी उसको मेमोराइज करने में ईजी रहता है. सो लैक्राइमल सेक की पैथोलॉजी हो, लैक्राइमल सेक का इन्फेक्शन हो आई बॉल्स में, और जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो इस तरीके के डिस्चार्जेस करें, एंड द कैरेक्टरिस्टिक मोडालिटीज़ अगर हो रही है, आपको पेशेंट में मिल रही है, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस रेमेडी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सिस्टम, फेस में एक देखा गया है कि मिडिल, दैट इज जो मिडिल पार्ट होता है लोअर लिप का, वो क्रैक्ड मिलता है. इट इज़ लाइक फिजियोग्नोमी देखने में, पेशेंट के अपीयरेंस में देखा गया कि वहाँ पर क्रैक्ड रहेगा. एंड अमोनियम कार्ब, नेट्रम्यूर आर द अदर रेमेडीज विच हैज़ द सेम सिम्टम. There is a line that is in Allen's, it's cracks in commissures, मतलब जो साइड एंगल ऑफ द लिप्स है वहाँ पर भी क्रैक्स, वहाँ पर अगर क्रैक मिलता है तो यू कैन थिंक अबाउट अदर रेमेडी दिस इज कॉन्ड्यूरोंगो. ये आपको जो ब्रैकेट्स में मेडिसिन दी गई है, हम हमेशा उस पर आपको सिर्फ, यू डू नॉट नीड टू लीव इट कि हम बाद में पढ़ेंगे, यू ऑलवेज सी द रेमेडी कि सिम्टम्स में कहाँ पे सिमिलरिटी है और किस पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है. दिस ब्रैकेट रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हमें पता चलता है कि और कौन कौन सी मेडिसिन है जिसमें ये चीज़ें सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं.
नाउ अबाउट द थ्रोट पैथोलॉजीज, जैसे एनी काइंड ऑफ डिजीज जो कि सप्यूरेशन पैदा कर रही है, पर वहाँ पर पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या लेकर आएगा, बहुत सीवियर स्प्लिंटर लाइक पेन होता है। स्प्लिंटर जैसे कुछ वहाँ पर चुभता है, फांस चुभ रही हो, सब इस तरीके का सेंसेशन पेशेंट में होता है। फिश बोन अगर फंस जाए उस तब जिस तरीके का इंटेंसिटी का पेन डेवलप होगा, वैसा सेंसेशन होगा पेशेंट को कि वहाँ पर कुछ स्टक्ड है, प्लग लाइक सेंसेशन है, इस तरीके का सेंसेशन पेशेंट बताता है hypersulfia cases में। Quinsy when separation threatens. Quinsy is another name for the peritonsillar abscess. Peritonsillar abscess के later stages में जहाँ पर पस फॉर्मेशन हो गया है, आप एब्सेस देखोगे टॉन्सिल्स में, वहाँ पर एब्सेस बन चुका है, तो ये रेमेडी क्लिनिकली, जैसे हम अगर आपने यू हैव ऑब्जर्व द पेशेंट, जहाँ पर देखा कि टॉन्सिल्स में एब्सेस बनने के बाद में पैथोलॉजी जो लोअर डाउन जा रही है, इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक पेशेंट को सेंसेशन भी है, वहाँ पर आप लो पोटेंसी में अगर मेडिसिन दोगे तो दैट विल हेस्टन द सेपरेशन ऑफ पस फॉर्मेशन, बढ़ा देगा, एंड दैट विल वो उसको क्लियर कर देगा। सो इट इज़ हिप्पोसल्फ को एक सर्जिकल नाइफ भी कहा गया है होम्योपैथी में, कि जहाँ पर अगर कट, जैसे IND जो करके हम पस को बाहर निकालते हैं, हमारी रेमेडी जो है विदाउट सर्जरी पस जो बॉडी से एक्सपेल कर देती है। दैट्स व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द सर्जिकल नाइफ, होम्योपैथिक सर्जिकल नाइफ भी बोला गया इस रेमेडी को। क्रॉनिक जो भी इन्फ्लामेशंस हैं वहाँ पर दी जाएगी। सो या टॉकिंग अबाउट दिस पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, वहाँ पर अगर पस फॉर्मेशन हो चुका है, देन यू कैन थिंक टू गिव दिस रेमेडी इन द लोअर पोटेंसी। अगर आप पेशेंट की बार बार टेंडेंसीज है, बार बार एब्सेस बनने की टेंडेंसी है, तो यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट टू गिव इट इन द इनिशियल स्टेजेस, जब पस फॉर्मेशन से पहले ही पेशेंट को वो एहसास, टिपिकल सेंसेशन हो जाता है कि यहाँ पर पेन हो रहा है, स्प्लिंटर पेन, और आपने हिस्ट्री में भी देखा है कि ये पेशेंट को बार बार टेंडेंसीज है, तो यू कैन गिव इन हायर पोटेंसी, तो वो उसको इवन इट कैन वर्क एज एन प्रोफाइलैक्टिक, वो उसको अबॉर्ट कर सकता है एब्सेस फॉर्मेशन को। There's one clinical tip for all of you कि even if you do not want to experiment with this HEPA-sulf, one of the other remedies Baraita carb, जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज ए प्रोफाइलैक्टिक इन केसेस ऑफ पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, थ्रोट इन्फ्लेमेशंस के केसेस में दिया जाता है। नाउ क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी विथ हार्डनेस ऑफ हियरिंग, जो थ्रोट पेन है हेपासल्फ के केसेस में, वो ईयर तक इन्फ्लामेशन जो है वो एक्सटेंड करता है। ईयर पैथोलॉजीज भी, वहाँ अगर इन्फेक्शन थ्रोट से ईयर की तरफ चला जाता है, वहाँ पर भी हेपासल्फ वेल इंडिकेटेड होती है। पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन हेयरिंग देखी गई है, एंड द ईयर डिजीजेस जो आउटर और मिडल ईयर के इन्फेक्शन हैं, जो ओटाइटिस मीडिया जहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाता है, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर है, पेशेंट सेंसिटिव टू टच है, पेन भी है, हिप्पोसल्फ कैन बी गिवन इन केसेस ऑफ ईयर इन्फेक्शन ऑल्सो। वन ऑफ द अनदर रेमेडी जो फर्स्ट प्लेस पे हम सोचते हैं ईयर इन्फेक्शन के केसेस में, विच इज कैलकेरा पिक्रिकाटा, बट इफ इट इज़ नॉट वर्किंग देन यू कैन थिंक अबाउट हिप्पोसल्फ ऑल्सो। तो दिस इज अबाउट द आईज, फेस, थ्रोट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सिस्टम, GIT सिस्टम। GIT सिस्टम में पेशेंट को पैथोफिजियोलॉजी से अगर अंडरस्टैंड करें तो हेपासल्फ की थोड़ी सी पेरिस्टाल्सिस के केसेस में पैरालाइटिक या पैरासिस देखा गया है, जिसकी वजह से पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी होता है, जहाँ पर सॉफ्ट स्टूल होने के बावजूद भी पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है वॉइड करने में या मोशन पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज यहाँ पर जो बैकग्राउंड में जो पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन का कॉज है वो नॉट बिकॉज ऑफ द हार्ड स्टूल है, पेशेंट का कॉज बिकॉज ऑफ द पैरासिस ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की वजह से पेशेंट में जो है कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्ले कलर का स्टूल पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के केस में आपको सिम्टम्स बताएगा। डायरिया, GIT में पेशेंट हिप्पोसल्फ में डायरिया भी है। डायरिया का टिपिकल बिल्कुल सॉर स्मेल, बिल्कुल खट्टा खट्टा स्मेल, बच्चों के केसेस में डायरिया हो रहा है, क्रॉनिक डायरिया है, बार बार लंबे टाइम तक पेशेंट को
रिकरेंट टेंडेंसीज है कि लूज मोशंस होते रहते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक सॉर स्मेल फ्रॉम द डिस्चार्ज, दैट इज़ जो भी वो मोशन में पास कर रहा है उसमें भी, प्लस बॉडी से भी खट्टी खट्टी स्मेल आती है। वहाँ पर हम हेपासल्फ के बारे में सोच सकते हैं देने के लिए। हेपासल्फ इज़ वेल इंडिकेटेड इन केसेस ऑफ इन मैराजमस के केसेस में जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन है बच्चों में, और प्लस ये टिपिकल आपको पिक्चर मिल रही है सॉर स्मेल की, प्रोफ्यूज परस्पायरेशन है, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर है, वहाँ पर भी इसकी बहुत अच्छी थेरेपेटिक एप्लीकेशन हम कर सकते हैं इस रेमेडी का। सो इन केसेस ऑफ मैराजमस वेल इंडिकेटेड रेमेडी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हेपासल्फ की यहाँ पर भी जो बैक ऑफ द जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की जो बैकग्राउंड में जो कॉज है वो है वो पैरासिस है, मतलब स्लोइंग डाउन होता है। यहाँ पर भी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो एक्सपेल नहीं कर पाती, वो वर्क नहीं करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटेंशन ऑफ यूरिन के सिम्टम्स देखे गए हैं। पेशेंट किस तरह से आपके पास कंप्लेंट लेकर आएगा, क्या सिम्टम्स बताएगा? पेशेंट बोलेगा कि बहुत फोर्स लगाना पड़ता है तब जाके यूरिन पास होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वर्टिकली जो है ड्रॉप करती है यूरिन। पेशेंट को बहुत वेट करना पड़ता है अपने ब्लैडर को क्लियर करने में, अनेबल टू फिनिश। बोलेगा मैं यूरिन पास करने के बाद भी पेशेंट को लगेगा कि जो है यूरिन पास नहीं हुआ है, दैट इज स्टिल सम यूरिन पार्ट रिमेन्स इन द ब्लैडर, दिस इनकम्प्लीट फीलिंग होती है। यहाँ पर जो रिटेंशन है दैट द कॉज इज द बिकॉज जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो जो डेट्रूजन मसल्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की यूरिन में रिटेंशन हो जाता है, यूरिन फ्लो इम्पेडेड होता है। तो इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के गोनोरिया के केसेस में भी बहुत अच्छा इसका एक्शन है। गोनोरिया जहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन है विथ द कैरेक्टरिस्टिक पस लाइक डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज एंड द सेंसिटिविटी टू द टच, ये सब सिम्टम्स मिलेगा। वहाँ पर भी इसका हेपासल्फ का एप्लीकेशन है। इवन इन फीमेल्स, इन केस ऑफ फीमेल्स, लिकोरिया विथ द कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, द येलोइश थिक डिस्चार्ज का कैरेक्टर्स रहेगा लिकोरिया का फीमेल्स के केसेस में। पेशेंट को अगर ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, वहाँ पे भी मेडिसिन जो है वेल इंडिकेटेड अलॉन्ग विद द मोडालिटीज़ और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो हमेशा आप कंसिडर करोगे हेपासल्फ के केसेस में। अब नाउ अबाउट द नेक्स्ट सिस्टम दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ, जो भी आपके कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है जो कि ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर की वजह से पेशेंट में आती है, वहाँ पर पेशेंट क्या बताएगा, ड्राई विंड या कोल्ड विंड के एक्सपोजर के बाद में अचानक से जो है खांसी हो गई, ज़रा सा भी अनकवर करने के बाद जो बॉडी अनकवर रहती है तो उसके बाद में पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत वाइड एप्लीकेशन है हेपासल्फ का रेस्पिरेटरी सिस्टम में। Starting from the common cold and cough, this remedy has a good action on the even the chronic bronchitis or the pneumonia or the lung infection के cases में भी बहुत उससे wide range of application है इस remedy का। Even in the case of lung abscess के cases में भी जहाँ पर बहुत पस फॉर्मेशन हो गया है, पेशेंट का जो आप एलिमेंट्स फ्रॉम वहाँ पे मिल रहा है, वहाँ तक इसकी पैथोलॉजी एक्सटेंड करती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक जो पेशेंट का जो म्यूकस सिक्रेशंस रहेगा यहाँ पर वो भी फाउल स्मेलिंग रहेगा। इवन पेशेंट को कफ है, लूज कफ है, डिफ़िकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट है, वहाँ पर और रेमेडी अलॉन्ग विद जैसे एंटियम टार्ट है, वहाँ पर वो भी इंडिकेटेड होती है। पर आप दोनों में कैसे डिफरेंस करोगे? एंटियम टार्ट का जो मेजर एग्रेवेशन है वो डैम्प वेदर से है और यहाँ पर कोल्ड एयर से है, ये डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों ही म्यूकस को एक्सपेल करने में हेल्पफुल हैं। एस्थमा के केसेस में क्या सिम्टम्स देखे गए हैं? ब्रीदिंग एंशियस, वीजिंग, रैटलिंग, शॉर्ट, deep breathing, threatens suffocation, must bend head back and sit up after suppressed eruption। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। वन ऑफ द कॉज
एलिमेंट्स फ्रॉम जो सप्रेस इरप्शन की वजह से पेशेंट में कोई स्किन इरप्शन हुआ है और उसको जो है ट्रीट ना करते सिर्फ लोकल एप्लीकेशन करके हटा दिया, उसके बाद पेशेंट को अस्थमा की कंप्लेंट आ जाती है। ये बहुत ही कॉमन है कि रेस्पिरेटरी और स्किन कंप्लेंट अल्टरनेट करती है या रिलेटेड होती है। अगर आपने स्किन की को सप्रेस किया है तो यू कैन कम अप विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अस्थमा की प्रॉब्लम। और अस्थमा अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होता है तो स्किन की कंप्लेंट्स आ जाती है। तो यहाँ पर सप्रेस्ड इरप्शन की वजह से पेशेंट में अस्थमा अगर हो जाता है और कैरेक्टरिस्टिक जो रैटलिंग साउंड है, मतलब खड़खड़ होना, वीजिंग होना, दैट मीन्स कि आप पैथोलॉजी जो है लो डाउन तक एक्सटेंड करती है, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। कैरेक्टरिस्टिक एग्रेवेशन ऑफ नाइट, एग्रेवेशन एट नाइट देखा गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लाइन। ब्रीदिंग एंशियस, एंजाइटी भी है पेशेंट को, रेटलिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, डिफिकल्टी जो है ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है। croup after exposure to dry cold wind, deep rough barking cough with hoarseness and rattling of mucus aggravated by cold air and cold drinks। मतलब पेशेंट को जो थ्रोट एरिया है, इवन जैसे हिपोसेल्फ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसका आप ये नोटिस करोगे कि पेशेंट की जो इनर लाइनिंग है, इवन नेजल लाइनिंग है या थ्रोट की लाइनिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिव होती है। अगर पेशेंट सांस भी लेता है तो वो ठंडी ठंडी हवा उसको नोज में फील होगी, गले में फील होगी, ये सेंसिटिविटी होती है। उसकी खांसी, उसकी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स जो है कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी ठंडा खाने से बढ़ जाती हैं। नाउ अबाउट द स्किन। स्किन में भी हेपरसेल्फ की वाइड एप्लीकेशन है, फ्रॉम द बॉयल, एब्सेस, फुरंकल टू द अल्सरेशन तक ये वाइड एरिया वाइड क्लिनिकल कंडीशंस को कवर करता है। The blind is the slightest injury causes suppuration. What does it mean? मतलब छोटी सी भी अगर इंजरी हो गई तो इट कैन, वो पेशेंट की टेंडेंसीज होती है कि वो पस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, सप्यूरेट कर जाती है, उनकी टेंडेंसीज होती है। दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ बॉयल, एब्सेस, फरंकल, फिलन्स बनने की टेंडेंसी है बॉडी में, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। जहाँ पर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्किन फैक्टर्स कि कैसे वो अबॉर्ट कर सकता है अगर पस फॉर्मेशन हो गया है, एंड कैसे हम हेस्टन कर सकते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो। पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टच के लिए, मतलब एनी काइंड ऑफ बॉयल्स है, एब्सेस है, बहुत पेनफुल कंडीशन बताता है कि एक छोटे से बॉयल की वजह से भी पेशेंट को बहुत पेन होता है, वो वहाँ पर टच नहीं करने दे सकता, बहुत सेंसिटिव है टच के लिए, पेनफुल कंडीशंस है। इवन इन केसेस ऑफ जो सिंपल पिंपल लाइक इरप्शन, एक्ने से लेकर जो है अल्सरेशन तक की सारी पैथोलॉजी में पेशेंट को ये सेंसिटिविटी देखी गई है। सो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस रेमेडी, जहाँ पर हमने देखा कि वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, वेरी मच वेल प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी इन होम्योपैथी। आई हैव गिवन यू सम क्लिनिकल टिप्स ऑल्सो, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अबाउट द मोडालिटीज़। पेशेंट को लाइंग ऑन पेनफुल साइड से प्रॉब्लम होता है, मतलब जिस तरफ पेशेंट को पेन है उस तरफ लेटने से उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अदर रेमेडीज जो इसी चीज़ को कवर करती है वो है काली कार्बन, आयोडम। कोल्ड एयर से पेशेंट को एग्रेवेशन है, वो हमने ऑल थ्रू द रेमेडी पढ़ा है। सो दिस इज अबाउट द जनरल एग्रेवेशन ऑफ दिस रेमेडी। नाउ अबाउट द पेशेंट को किस चीज़ से आराम मिलता है। पेशेंट को जो है वार्मथ से, इन जनरल पेशेंट जब ठंड, चिली या ठंड से प्रॉब्लम बढ़ती है, वार्मथ से इन जनरल पेशेंट में एम्ब्ल्यूरेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडालिटी है इस हिपोसेल्फ की, that is sensitivity to cold air and better by the warm application. I hope you have understood this remedy. इसकी वेरियस ऑर्गन्स पर इसका एक्शन समझा होगा आपने। थैंक यू वेरी मच।